Hi everyone, good morning Darju 9 family members. This is Anu Narang and I welcome you all with the next training session। और आज हम बात करने वाले हैं फीमेल हेल्थ की, जो कि मैंने आपसे शेयर भी किया है। कल नाइट में भी मैंने दोबारा से पोस्टर शेयर किया था एंड पहले भी मैंने वो पोस्टर शेयर किया है और आप लोगों को बताया भी था कि पी न्यूट्रिशन वाली रेंज में ही हम अभी फोकस्ड हैं और जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट रेंज पर भी स्विच करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स कनेक्टेड हो, जिससे कि हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाए फीमेल हेल्थ से जुड़े हुए। एंड सेकेंड थिंग इज कि ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए, फीमेल की जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट उन सभी हस्बैंड्स के लिए है जिनको अपनी फीमेल की हेल्थ, अपनी वाइफ की हेल्थ की केयर है या अपनी बेटे की हेल्थ की केयर है, ये उन सभी के लिए है। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, दो प्रोडक्ट्स को लेते हुए आज मैं बात करूँगी आपके साथ। और हम लोग बहुत मेजर इशू के बारे में आज बात करने वाले हैं। वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी फीमेल हेल्थ से जुड़ी हुई कोई बात आती है तो बहुत सारे जो टीनेजर्स होते हैं वो एम्बैरस फील करते हैं किसी भी चीज़ को शेयर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। आजकल तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स आने लग गए हैं कि आप कॉल इट अ पीरियड टाइप वाले या कॉल इट अ जस्ट पीरियड, ऐसे टाइप वाले बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स मैं देख रही हूँ, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि फीमेल हेल्थ की जब भी बात होगी तो टीनेजर्स जो होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनकी एज से ही शुरू हो जानी चाहिए। उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो, उनकी एजुकेशन प्रॉपर शुरू हो जानी चाहिए। उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की जो टेंडेंसी है वो उसी टाइम से शुरू हो जानी चाहिए, ताकि जब भी वो एक ऐसे एज ग्रुप में आए जब वो माँ बनने वाली हो, या एक ऐसे एज ग्रुप में आए जब उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद क्या इश्यूज हो सकते हैं उनके साथ में, इन सारे इश्यूज को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी टीनेजर गर्ल्स होती हैं उनसे डिस्कस किया जाए इन प्रॉब्लम्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाए और एम्बैरसमेंट जैसी चीज़ों को छोड़ा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक फीमेल के लिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ चीज़ें हैं जिसको कि एक फीमेल अपनी लाइफ में उतार करके वेलनेस में बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन कर सकती है, अपनी बॉडी के लिए भी एंड इवन अपने ग्रुप्स के लिए भी। फीमेल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि फीमेल्स जनरली काफ़ी सारे लोगों से कनेक्टेड रहती हैं, और जितना वो कनेक्टेड रहती है उनका ग्रुप जितना वास्ट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना और उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना। तो बेसिकली दिस सेशन इज प्योरली डेडिकेटेड टू फीमेल हेल्थ, और ज़रूर इस सेशन को प्रमोट करिएगा मैक्सिमम, ताकि टीनेजर्स भी इस सेशंस को देख सके। जनरली एक प्रॉब्लम हमेशा रही है, क्योंकि मेल डोमिनेटिव सोसाइटी हमने हमेशा देखी है। हम लोग हमेशा ऐसे ही बैकग्राउंड से आए हैं जिसमें मेल डोमिनेंस की बात की जाती थी या मेल डोमिनेंस के बारे में ही जिक्र होता था। ऑल्दो आज के टाइम में दिस इज समवट नॉट ट्रू। आज तो दोनों ही इक्विवेलेंटली काम कर रहे हैं, इक्विवेलेंटली चीज़ें हैंडल करना सीख रहे हैं। बट द मेजर कंसर्न इज, इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि दोनों की ही हेल्थ सेम होती है। मोस्ट ऑफ द जो क्लिनिकल स्टडीज अभी तक जो चली हैं, जितने भी तरीके के इश्यूज को स्टडी किया गया है, अनफॉर्चुनेटली दीज वर विद ओनली मेल, यानी कि सिर्फ मेल की कैटेगरीज के ऊपर जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उस बेसिस पे जनरलाइज चीज़ें प्रिपेयर की गई हैं कि ये इस तरीके के इश्यूज एक फीमेल बॉडी, एक मेल बॉडी के अंदर होते हैं, तो इसी तरीके के इश्यूज सारे तरीके की जो बॉडीज है ह्यूमन की, चाहे टीनेजर है चाहे एक फीमेल की बॉडी है, सब में कॉमनली होते हैं। बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू। क्योंकि जनरली कैसे, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी जानते हैं कि जो हार्ट अटैक वाले केसेस होते हैं उसमें जनरली इस तरीके के साइन आते हैं, जैसे कि लेफ्ट आर्म के अंदर पेन होना, चेस्ट में अनईजी फील होना, या कई बार लंग्स में इस हिस्से पे जब दर्द होता है कहते हैं कि चेस्ट में एकदम सडन पेन हो गया है, सीवियर पेन हो गया है, वॉमिटिंग इश्यूज हो सकते हैं। इस तरीके के इश्यूज मेल के अंदर देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ हार्ट अटैक। These are not the symptoms in case of heart attack of a female. This is true. फीमेल के ये सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब भी फीमेल के अंदर हार्ट अटैक के केसेस होते हैं तो उनके सिम्टम्स होते हैं वीकनेस, उनके सिम्टम्स होते हैं फटीग, इस तरीके के सिम्टम्स एक फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू बॉडीज, जहाँ पे
प्रॉब्लम्स भी अलग अलग हैं, बॉडी टेक्सचर भी अलग अलग है, इंटरनल बॉडी से हम लोग अलग हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे सेम भी हैं, आईज सेम होती हैं, देखने के लिए काम आती है, नोज स्मेलिंग के लिए या सांस लेने के लिए काम आती है, लंग्स हैं, जो एक्टिविटीज है मेजर ऑफ द ऑर्गन्स आर सेम, बट सम ऑर्गन्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। और उसी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं पूरी बॉडी के, दोनों बॉडीज के अंदर अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। अब फीमेल के जनरल हेल्थ केसेस की, जनरल इश्यूज की मैं बात करूं तो हर एक फीमेल का जनरल हेल्थ इशू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स वेजाइना। जो वेजाइना होती है उसी से मोस्ट ऑफ द केसेस में फीमेल बॉडी का रिलेशन होता है, किसी भी जो इशू क्रिएट होता है उनके अंदर। एंड द थिंग इज कि हमारी सोसाइटी इसी बारे में ही बात करना पसंद नहीं करती है, इसी बारे में ही हम लोग एम्बैरस फील करते हैं, विच शैल नॉट बी देयर। और अगेंस्ट, आई एम अगेंस्ट, टोटली अगेंस्ट ऑफ दिस। ये सोच ही बिल्कुल गलत है। जब तक प्रॉब्लम का हम बात नहीं करते ना, तब तक उसके बारे में आप सोल्यूशन कभी नहीं ढूंढ सकते। इसीलिए जब भी वाइट डिस्चार्ज की बात आती है तो फीमेल्स छुपाती हैं जनरली। जब भी ब्लीडिंग इश्यूज की बात आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात आती है, तो उन्हें किस टाइप का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है ये भी नहीं समझने की कोशिश करते हैं फीमेल्स बहुत सारे। दिस इज ट्रू। कभी भी ये बात जानने की कोशिश करेंगे ना तो हर एक इंसान, हर एक फीमेल बॉडी के अंदर ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी अलग अलग पैटर्न्स है। किसी में कम ब्लीडिंग के साथ होता है, किसी में बहुत ब्लीडिंग के साथ होता है, किसी में पेन नहीं होता है, किसी में बहुत पेन होता है, और किसी को कुछ असर भी नहीं होता है कि हो रहे हैं, दैट्स इट। तो ये तरीके के अलग अलग सिम्टम्स आते हैं बॉडी के अंदर। इसी तरीके के कुछ इश्यूज में से एक कॉमन इशू है जो आज के टाइम में 5 to 8% ऑफ फीमेल्स को अफेक्टेड कर रहा है, विच इज PCOS, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी इसको कहते हैं, स्टीन-लेवेंटल सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। दो अलग अलग नामों से इसे जनरली हम लोग जानते हैं, सिस्ट के नाम से इसे बोलते हैं जनरली। जब भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की बात होती है तो उसमें सिस्ट से उसे जोड़ा जाता है, विच इज एक्चुअली ट्रू। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं और ओवरीज का साइज एक्चुअल साइज से बड़ा हो जाता है, जिस तरीके के इश्यूज की वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स जनरेट होते हैं फीमेल में, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, टाइप 2 डायबिटीज हो जाना, फेस के ऊपर बहुत सारे बाल हो जाना या स्किन के ऊपर बहुत सारे हेयर आ जाना। इस तरीके के इश्यूज PCOS के केस में हमें जनरली देखने को मिलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जिनको भी PCOS का सीन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे वो बहुत पेनफुल पीरियड हो जाता है उनके लिए, विच इज़ अगेन वेरी रॉन्ग थिंग। कि अगर एक फिजिकल इंटरकोर्स के टाइम पर आपको पेन फील हो रहा है, दैट मीन्स कि समवट यू आर लैकिंग इन योर हेल्थ, आपकी हेल्थ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू PCOS। तो इतने सारे इश्यूज आपके PCOS वाली प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं कि जिनको भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स या मल्टीपल सिस्ट होती हैं बॉडी के अंदर, उनके साथ में बहुत इश्यूज होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये सिम्टम्स की मैं बात कर रही हूँ, ये सिम्टम्स बहुत जल्दी भी राइज हो जाते हैं अगर इस तरीके के इश्यूज को आपने रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए किसी तरीके का प्रयोग नहीं किया तो। अब एक्नेज के इशू का और पिंपल्स का कंप्लेन मेरे पास लेकर बहुत सारी फीमेल्स आते हैं, बहुत सारी गर्ल्स को। जब से मैंने ट्रेनिंग के अंदर पैर रखा है तब से दिस इज द कॉमन क्वेश्चन बाय एवरी फीमेल कि एक्नेज और पिंपल जैसे इश्यूज कभी रिजॉल्व नहीं हो पाते उनके। दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर ओवेरियन साइकिल, या ओवा जब आपका बनता है तो आपकी जो साइकिल चलती है ओवा रिड्यूस होने की, रिलीज होने की ओवा, वही तरीके की साइकिल्स के साथ जब इशू होते हैं तभी मल्टीपल सिस्ट का फॉर्मेशन है, या आपकी इम्प्योरिटीज बहुत है बॉडी के अंदर, ब्लड प्यूरिफाइड नहीं है, तब भी सिस्ट बन जाती है 1 mm 2 mm, इस तरीके की मल्टीपल सिस्ट बॉडी के अंदर बन जाती हैं। एक्नेज पिंपल्स भी आपके इसी इशू से रिलेट करते हैं, एंड इवन many of the skin issues are related with this sort of problem, जो PCOS जिसके लिए कंप्लेन्स आप लोग करते हो, या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसके लिए आप कंप्लेन करते हो। नेक्स्ट चीज आती है इसके अंदर कि जब भी PCOS का केस होता है, ना सिर्फ
फीमेल हार्मोन्स, बल्कि जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स मेल बॉडी के हार्मोन्स होते हैं उनका भी एक्सेसिव तरीके का एक्सेजरेशन होने लग जाता है बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा फीमेल में शो होने लग जाते हैं वो सिम्टम्स जो मेल तरीके की, जैसे भारी वॉइस हो जाती है उनकी, ये शोल्डर्स ब्रोड हो जाते हैं या फेशियल हेयर्स हो जाते हैं, ये तरीके की जो चीज़ें हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ मेल हार्मोन जो डेवलप होने लग जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा एक फीमेल की बॉडी के अंदर। दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ पीसीओएस। तो पीसीओएस की वजह से मल्टीपल इश्यूज होते हैं, और पीसीओएस के लिए एक पॉइंट को मेजरली बोला जाता है विच इज डॉक्टर्स जो रिकमेंड करते हैं वो एक ही पॉइंट पे मेजरली फोकस होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं कम करे जाएं पीसीओएस वाले केस के उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना भी शुगरी कंटेंट वाली चीज़ें हैं एंड स्टार्च वाली चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें हैं, उनका जो इंटेक है उसको कम किया जाए, और तब जाके वो लोग इस कोशिश में होते हैं कि पीसीओएस को ट्रीट किया जा सके, पीसीओएस पे काम किया जा सके। पीसीओएस पे काम करने के लिए डाइट साइकिल, डाइट के ऊपर फोकस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स द रीज़न कि बहुत सारे डाइटिशियंस जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं जब स्टेटस देखती हूँ उनके, तो पीसीओएस के केस में उन्होंने बहुत सारी सफलता हासिल की है, दैट दे आर डूइंग अ गुड जॉब इन देयर डाइट। आपकी डाइट में चेंज कर देते हैं वो, आपकी डाइट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम करा रहे हैं, इस तरीके से उनकी बॉडी के अंदर रिकवरी जनरेट करा रहे हैं और वो पीसीओएस जैसे इश्यूज से रिजॉल्व कराने में आपको हेल्प कर रहे हैं। तो जब भी डाइट की बात आएगी तो हमेशा ही एक फीमेल हेल्थ प्रायोरिटी पे रखी जाएगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि फीमेल हेल्थ बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाती है डाइट की वजह से। मेल के कंपैरेटिवली फीमेल के अंदर ज़्यादा जल्दी सिम्टम्स आते हैं डाइट के इश्यूज की वजह से। इसीलिए इसी सोच को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एक प्रोडक्ट के बारे में शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए एक डाइटरी रेंज है, जो आपकी डाइट का पैटर्न जो चेंज करते हैं पीसीओएस के केस में उस ड्यूरेशन में भी आपको सपोर्ट करेगा, विच इज़ ओवा बैलेंस। जनरली ओवा बैलेंस और मेंसो बैलेंस के अंदर ना हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं मैंने देखा उन्हें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो ये कन्फ्यूजन आपका आज क्लियर कर देंगे। ये कन्फ्यूजन आपके ये जो डाउट्स हैं, ये आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज। पीसीओएस की बात हो रही है तो पीसीओएस में जनरली आयुर्वेदा के नज़रिए से अगर मैं बात करूँ ना, तो पीसीओएस में एक आर्तव अक्ष नाम का एक दोष, एक डिसऑर्डर होता है आयुर्वेद में, जिस डिसऑर्डर को जनरली पीसीओएस से रिलेट करता है आयुर्वेदा। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि वात दोष नहीं बल्कि पित्त और कफ दोष के अंदर में इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, और उसी इम्बैलेंसेस की वजह से बॉडी के अंदर शुगर का कंट्रोल नहीं हो पाता, इंसुलिन रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है एंड इवन ओबेसिटी हो जाती है। तो जितनी भी फीमेल्स जो ग्रेजुअली वेट को बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हैं वो एक बारी प्लीज़ अपना पीसीओएस आप ज़रूर चेक कराइए, कहीं आपको सिस्ट का कोई इशू तो नहीं हो रहा है। सेकेंड थिंग, थायराइड की वजह से जो होता है दैट इज़ दी अगेन अनदर कंसर्न, बट एक इशू ये भी हो सकता है कि पीसीओएस की वजह से ही आपका शायद वेट गेन हो रहा हो, तो उसको एज अ चेक आप ज़रूर उसको एक बारी मेजरमेंट लेते हुए ज़रूर एक बार दिखा लें कि आपको कहीं सिस्ट का इशू तो नहीं है। तो जो ओवर बैलेंस है और मेंसो बैलेंस है, देयर इज नॉट दैट मच डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपसे क्लियर करूंगी। पहली चीज क्या होता है, एक तो पीसीओएस की मैंने बात की, दूसरी चीज होती है प्री मेनेस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेनेस्ट्रुअल सिंड्रोम का मतलब होता है कि मेनेस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है उससे पहले की जो तकलीफें एक फीमेल को होती हैं वो वाले इश्यूज को प्री मेनेस्ट्रुअल सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं। तो प्री मेनेस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर इसका एक इंग्रेडिएंट मैं जब आपसे शेयर करूंगी ओवा बैलेंस का, तो उसमें एक इंग्रेडिएंट आएगा जिसके पॉइंट्स के ड्यूरेशन में आपसे शेयर करूंगी कि ये वाला इंग्रेडिएंट है जो कि प्री मेनेस्ट्रुअल सिंड्रोम वाले केसेस में भी बहुत सपोर्ट करता है। दिस इज अ न्यूट्रिशन, एक डाइटरी फैक्ट जो आपको सपोर्ट करेगा इस तरीके के इश्यूज से बचाने के लिए, और आपके ब्लड इम्प्योरिटीज को जब प्योर करने की कोशिश करेगा तो सिस्ट जैसे इश्यूज से आप बच जाते हो, और सिस्ट जिनको है उनके लिए भी ये बहुत सपोर्टिव तरीके का डाइटरी रेंज है। तो ओवा बैलेंस है इस डाइटरी रेंज का नाम। और जैसा कि आप जानते हैं कि बी न्यूट्रिशन की हमारी जो पैकेजिंग है
उसमें एक साइड हम लोग बर्ड्स के प्रति अवेयरनेस दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरी साइड पे हम लोग अपने ब्रांडिंग के बारे में बात किया है, हमने बी न्यूट्रिशन के बारे में बात किया हुआ है, एंड तीसरी जगह पर हम लोग बात करते हैं उस प्रोडक्ट की जो खासियत है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये ओवर बैलेंस का बॉक्स है, पिंक कलर का बेसिकली ये डब्बा आता है। पिंक इज द फेवरेट कलर फॉर लेडीज मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, तो उसी थीम को हम रिलेट कर लेंगे इस चीज से। ये जो ओवर बैलेंस है, ओवर बैलेंस के इंग्रेडिएंट्स पे अब अगर मैं आपसे बात करूं तो दिस इंग्रेडिएंट यहाँ पर टेबल में फर्स्ट इंग्रेडिएंट से लेके लास्ट तक हम जाएंगे एंड सिंगल सिंगल इंग्रेडिएंट को समझते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से ये इंग्रेडिएंट है जिनकी वजह से हमारे को फायदा पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। नंबर 1 इंग्रेडिएंट की कैटेगरी इसकी आती है मायोइनोसिटोल एंड इनोसिटोल। मायोइनोसिटोल एंड इनोसिटोल जिनके पास ओवर बैलेंस है वो कंपेयर भी कर सकते हैं मेरे साथ बोलते बोलते। मायोइनोसिटोल एंड इनोसिटोल ये बेसिकली विटामिन लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी बेसिकली ये आपके शरीर के अंदर में न्यूट्रिशन वैल्यू देने में कामयाब हो जाते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू देते हैं आपकी बॉडी के अंदर। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने आपसे शेयर किया कि जो पीसीओएस का केस है उसमें ब्लड प्रेशर जैसे इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल जैसे इश्यूज होना आम बात है। ये जो इंग्रेडिएंट है मायोइनोसिटोल एंड इनोसिटोल ये ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का जो लेवल है उसको कम करते हैं एंड इंसुलिन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। एंड थर्ड इज आपकी बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन को प्रमोट करते हैं, यानी कि ओवा जिनको बनने की प्रॉब्लम है उसी वजह से ये सिस्ट डेवलप होती है, जिसके ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होती है, जिसकी साइकिल की स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम है, जिसकी साइकिल के प्रॉपर ना होने का रीजन ही यही है कि उसके शरीर में ओव्यूलेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। अब ओव्यूलेशन सही से नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक सही से ओवा बनेगा नहीं तब तक वो रप्चर कैसे होगा, और जब रप्चर नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होगी। इस तरीके के इश्यूज के लिए मायोइनोसिटोल एंड इनोसिटोल नाम का जो इंग्रेडिएंट है वो सपोर्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर की ओव्यूलेशन में सपोर्ट है, ट्राइग्लिसराइड लेवल जो ब्लड के अंदर होता है उसको कम रिड्यूस करने में आपका सपोर्ट करता है, एंड बाय दिस इट इज हेल्पिंग इन लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कम करता है। जैसे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, तो दिस इंग्रेडिएंट इज डूइंग द सेम थिंग, आपकी बॉडी के अंदर में कार्बोहाइड्रेट्स एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस कर रहा है और इंसुलिन जो आपकी बॉडी का बन रहा है उसमें रेजिस्टेंस को डेवलप नहीं होने दे रहा। सेकेंड इंग्रेडिएंट पे बात करती हूँ, N-एसिटाइल L-सिस्टीन नाम का एक इंग्रेडिएंट है। इसकी खास बात ये है दिस इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। पहली चीज एंटीऑक्सीडेंट से रिच होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल डैमेज होगा आपके डिफरेंट टॉक्सिन्स की वजह से, अगेन टॉक्सिन वर्ड यहाँ पर आ जाता है, टॉक्सिन्स जो हमने स्टडी किए हैं टॉक्सिन्स की वजह से जो डैमेज हो रहा है उस डैमेज से बचाने के लिए आपको N-एसिटाइल L-सिस्टीन हेल्प करता है। अब जो मेल हार्मोन्स की मैंने बात की कि अनविलिंगली मेल हार्मोन्स का बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, बहुत ज्यादा शो होने लग जाते हैं, उनके साइंस की मेल हार्मोन का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होने लग जाता है, रिलीज बहुत होने लग जाते हैं। इस तरीके के इश्यूज जैसे टेस्टोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन का हार्मोन जो होता है फीमेल की बॉडी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाए तो मेल सिम्टम्स डेवलप होने लग जाते हैं, और इस टेस्टोस्टेरॉन के इश्यूज को प्रिवेंट करने यानी कि टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को नॉर्मल करने के लिए भी हेल्प करता है N-एसिटाइल L-सिस्टीन नाम का इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे बात करते हैं विच इज L-आर्जिनाइन। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके जस्ट बाद आपको L-आर्जिनाइन नाम का एक इंग्रेडिएंट दिखाई देगा। L-आर्जिनाइन इन कॉम्बिनेशन विद जो हमने पहला अभी जस्ट इससे पहले इंग्रेडिएंट स्टडी किया है उसके साथ जब कंबाइन किया जाता है तो वो आपकी बॉडी के पीसीओएस के टाइम के इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है, यानी कि दिस इज अगेन इम्प्रूविंग योर मेंस्ट्रुअल फंक्शन एज वेल। मेंस्ट्रुअल फंक्शन को इम्प्रूव करने में भी आपको आर्जिनाइन सपोर्ट करता है।
नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे। अब हर्ब्स की बात करते हैं। अभी तक हमने बात की कि हम किस तरीके के इसके अंदर अमीनो एसिड्स है, जैसे N-एसिटाइल L-सिस्टीन है, या फिर हमने बात की है अभी तक पहला इंग्रेडिएंट था मायो इनोसिटोल या इनोसिटोल की कैटेगरी। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली हर्ब्स के ऊपर बात करते हैं। तो पहला हर्ब इसके अंदर जो एडिशन है विच इज, जब आप यहाँ पे देखेंगे ट्राइगोनेला नाम का इंग्रेडिएंट है जिसे फेन्यूग्रीक भी बोलते हैं। तो फेन्यूग्रीक का बहुत ज्यादा वैल्यू है और फेन्यूग्रीक सीड्स बेसिकली यूज किए जाते हैं जनरली डाइटरी रेंज के अंदर। तो उसका सबसे पहला फायदा है कि ग्लूकोज कंट्रोल करने में आपको सपोर्ट करते हैं। जो सिम्टम्स, जो साइंस पीसीओएस में जनरेट होते हैं, उस साइन और सिम्टम पर कंट्रोल करने में हेल्प करता है फेन्यूग्रीक सीड, विच इज ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट बेनिफिट अगर आपसे शेयर करूं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने में भी फेन्यूग्रीक सीड्स का बहुत सपोर्ट है इस प्रोडक्ट के अंदर में। अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे आपसे बात करती हूँ, विच इज रेनुका बीज या वाइटेक्स नाम का इंग्रेडिएंट है जो आप पढ़ेंगे। रेनुका बीज को बहुत सारे बेनिफिट्स, आयुर्वेदा भी इनफैक्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा लिखता है, बहुत सारे बेनिफिट्स बताता है इसके। और उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जिस दोष के बारे में बात कर रही थी, जिस कक्षा के बारे में, अक्षय के बारे में बात कर रही थी, उस दोष पर, जो धातु दोष हो रहे हैं, जो शुक्र धातु दोष हो रहे हैं, जो रस के दोष हो रहे हैं, आयुर्वेदा जिसे कंसीडर करता है, उन दोषों के मामले में भी इस तरीके के इंग्रेडिएंट को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली हुई है। और कॉमनली इसको हम रेनुका बीज बोलते हैं। रेनुका बीज का कॉमन बेनिफिट सबसे अच्छा ये है कि जो इम्बैलेंस पित्त और कफ दोष के बीच में हो रहा है, वात दोष की वजह से, उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है ये। यानी कि ये इम्बैलेंस को दूर करने में हेल्प करेगा, जिसको आयुर्वेदा भी मान रहा है कि उस इम्बैलेंस की वजह से ही कहीं ना कहीं पीसीओएस के इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। अब चरक संहिता इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मानती है हर्बल स्मोकिंग थेरेपी के लिए। एक तरीके की स्मोक रिलेटेड थेरेपी है ये, जिसमें कि डिफरेंट तरीके के हर्ब्स के थ्रू आपको अलग अलग जो नशा टाइप वाली चीज़ें होती है उससे बचाने की कोशिश में भी इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स को लिया जाता है। तो रेनुका बीज के बारे में चरक संहिता में भी लिखा गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये उस तरीके की थेरेपी के अंदर। अब जिस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की मैं बात कर रही थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होने वाली होती है तो उससे पहले भी अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं सबको। किसी के अंदर कम पेन है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन है। पेन इन द सेंस कि आपकी कमर में दर्द है, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या आपको सडन पिंपल्स आ जाते हैं। जब भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे 2-4 दिन पहले आपको पिंपल्स आ जाते हैं। इस तरीके के इश्यूज का जो डिफरेंशिएशन हर एक बॉडी के अंदर होता है, उसके लिए भी ये बहुत सपोर्टिव तरीके का इंग्रेडिएंट है। यानी रेनुका बीज इज दैट इंग्रेडिएंट जो प्री मेंस्ट्रुअल इश्यूज के अंदर भी आपको सपोर्ट करने के लिए कामयाब इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे अगर मैं बात करूँ तो जनरली रेनुका बीज को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए और अच्छा मानते हैं, विच इज इट इज रिवर्सिंग द हार्मोनल इम्बैलेंस। यानी कि पीसीओएस में जो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, उस हार्मोनल इम्बैलेंस को रिवर्स करने की पावर भी रेनुका बीज जैसे इंग्रेडिएंट के अंदर है। तो सोचिए, इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट, एक ओवा बैलेंस जैसा जो प्रोडक्ट है, वो ऐसे इंग्रेडिएंट, फार्मेकोलॉजी ग्रेड इंग्रेडिएंट्स पर बेस्ड एक प्रोडक्ट है जिसके इतने सारे बेनिफिट्स आयुर्वेदा भी बताता है कि ये इंग्रेडिएंट्स इस तरीके के यूजेस दिखाता है बॉडी के लिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे बात करते हैं कचनार। कचनार, या फिर जब आप इंग्लिश में इसका नाम देखेंगे तो आपको बोहिनिया नाम का एक इंग्रेडिएंट है जो आपको इसके अंदर मिलेगा, जिसे हिंदी में हम लोग कचनार बोलते होते हैं। कचनार के अंदर एल्केलॉइड्स, एस्कॉर्बिक एसिड और टेनिन्स होते हैं जो एक तरीके की न्यूट्रिशनल वैल्यू देने के लिए कामयाब इंग्रेडिएंट है, और ओवेरियन सिस्ट के इश्यूज को रिजॉल्व करने में भी सपोर्ट करने के लिए दिस इज वेल प्रूव्ड क्लिनिकली कि ये आपकी बॉडी में सिस्ट जैसे कॉम्प्लिकेशंस को भी एक डाइटरी रेंज की तरह अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो दूर करने में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे बात करते हैं कोमीफोरा।
कोमिफोरा, यहाँ पे जब आप देखेंगे कोमिफोरा को हम लोग गूगल भी बोलते हैं, जिसकी जनरली जिसका धुआं करके और बहुत ज़्यादा घर के लिए ये हम सोचते हैं। मेरी मम्मा को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कि वो गूगल लेके ऐसे उसको जलाते हैं और उसकी जो उसका जो स्मोक होता है उसको बहुत पॉजिटिव मानते हैं कि वो एंटीबैक्टीरियल है और जितनी भी तरीके की नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनसे बचाता है घर को। इस तरीके के जो भी थॉट्स हैं उसके पीछे साइंटिफिक परसेप्शन ये कहता है कि दिस इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एंटी पैथोजेनिक एक्टिविटीज। इसीलिए इसको जलाने के बाद जो इसका स्मोक होता है उसके खत्म होने के बाद जब आप उस एरिया के अंदर रहते हो तो यू फील वेरी पॉजिटिव। अब आ जाते हैं ये सिस्ट को रिड्यूस करने, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है गूगल का, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है। जब ब्लड में इम्प्योरिटीज होती हैं तभी ब्लड के क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, और जब ब्लड के क्लॉट्स बनते हैं तभी सिस्ट जैसे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो गूगल की प्रेजेंस की वजह से, या गूगलू, किसी तरह बहुत सारे नाम होते हैं इसकी प्रेजेंस की वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्यूरिफिकेशन में सपोर्ट करता है ये। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा आ जाता है स्पेसिफिक फॉर फीमेल हेल्थ, विच इज शतावरी। मैं इसको एक चेक पॉइंट कहती हूँ फीमेल हेल्थ के लिए। एक तरीके से ये एक चेक पॉइंट लगाता है फीमेल के हेल्थ के अंदर। एक तो आपको हेल्प करेगा आपके मेजर करने में कि किस तरीके के मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको हो रहे हैं। जब शतावरी का यूज आप करने लगते हो तो आपके ऑर्गन्स को ये स्ट्रेंथन करता है, आपको स्टैमिना देता है। फीमेल हेल्थ के, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन बहुत करता है ये, और एक तरीके से चेक पॉइंट की तरह काम करेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरीके से आपकी देखिए चेंज होने लगती है। यानी कि जो पेन्स हो रहे थे वो पेन्स आपको कम होने लगेंगे जब ओव्यूलेशन सही तरीके से होगा, पीसीओएस जैसे इश्यूज आपको नहीं होंगे। तो आपकी बॉडी के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन चलना है 1 मंथ के अंदर 4 to 5 डेज वाला, दैट विल बी ऑफ इजीली होगा वो, जिसको हम इतना ज़्यादा मतलब एंजाइटी फील करते हैं जिसको लेकर के, वो हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे अगर मैं बात करूं तो विथानिया सोमनीफेरा या अश्वगंधा भी आप इसे कह सकते हैं। विथानिया सोमनीफेरा या अश्वगंधा को स्पेसिफिकली फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा प्लांट मानते हैं। मेल हो या फीमेल हो, दिस इंग्रेडिएंट इज सपोर्टिव फॉर बोथ। ये इंग्रेडिएंट दोनों ही केसेस के अंदर बहुत सपोर्ट करता है। ऑल्दो दिस प्रोडक्ट इज फॉर फीमेल, तो फीमेल के नजरिए से मैं बात करूं अगर, तो विथानिया सोमनीफेरा जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं टॉक्सिन्स की वजह से बॉडी के अंदर, उन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को खत्म करने में सपोर्ट करता है आपका। कि किस जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, हमें किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट कोई प्रोडक्ट दे रहा है हमें, जो टॉक्सिन बना रहा हो हमारे शरीर के अंदर, उन सभी को हटाने में अश्वगंधा या विथानिया हमारा सपोर्ट करता है। हमारे लिए एक तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, यूट्रस के लिए डिटॉक्सिफायर जैसे भी होता है ये। अब ये तो हो गई ओवा बैलेंस की बात। मैंने ओवा बैलेंस के आपसे ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को शेयर कर दिया है, जिसमें कि बहुत सारे और एक दो और इंग्रेडिएंट्स भी है। मिल्क थीसल भी है, तो मिल्क थीसल के बारे में जब मैंने बेरी टी की बात की थी 360 रेंज के टाइम पे, तो मैंने आपसे ये चीज़ शेयर की थी कि मिल्क थीसल बहुत सपोर्टिव एजेंट होता है आपकी बॉडी के लिए, और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज उसमें बहुत अच्छी होती है। ओवा बैलेंस को लेने का तरीका भी बता देती हूँ कि ओवा बैलेंस को आप बिफोर मील्स लो या आफ्टर मील्स लो, दोनों ही कंडीशंस में आप ले सकते हो, लेकिन दिन में आपको 2 बार लेना है इसको, एक सुबह और एक मॉर्निंग में, और एक आप इवनिंग के टाइम पे ले सकते हो, तो इट विल बी गुड। अब ओवा बैलेंस के बारे में जानने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस सेशन को आप टीनेजर्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और उन्हें ज़रूर ये चीज़ रियलाइज़ कराइए कि जब तक वो प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे तब तक उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस कैटेगरी, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, वुमेन हेल्थ का नेक्स्ट प्रोडक्ट, एंड दिस प्रोडक्ट इज मेंस्ट्रुअल बैलेंस। अब पीसीओएस का केस मैंने बात की, यानी मेंस्ट्रुअल इश्यूज से होने वाले पहले वाले प्रॉब्लम्स की भी बात की। अब आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल इश्यूज के बारे में बात करने के लिए कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तब कौन कौन से इश्यूज क्रिएट होते हैं बॉडी के अंदर। नंबर ऑफ इश्यूज, नंबर ऑफ चीजें क्रिएट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। सबसे पहला सिम्टम होता है मूड स्विंग्स, जो कॉमनली ही होते हैं सभी फीमेल्स के अंदर, और होने भी चाहिए, दैट इज ए नेचुरल प्रोसेस। अगर होते हैं तो दैट इज गुड।
होने चाहिए, लेकिन वो मूड स्विंग्स जब डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएं तो आपके लिए हानिकारक होते हैं। वो जब आपके लिए स्ट्रेस में कन्वर्ट होने लग जाए तो वो आपके लिए हानिकारक है। जब आपका सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाए किसी एक चीज के लिए तो वो आपके लिए हानिकारक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ईज रप्चरिंग होनी चाहिए आपके ओवा की, ना कि आपके लिए एक पेनफुल पीरियड होना चाहिए। और यही सबसे ज्यादा सेंसिटिव टाइम भी होता है जिस टाइम पे एक फीमेल ससेप्टेबल होती है अलग अलग तरीके के इन्फेक्शंस के भी। बॉडी में जितनी टॉक्सिन बनते हैं उन सारे टॉक्सिन्स को निकालने का टाइम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब किसी फीमेल के अंदर अगर यही साइकिल सही तरीके से नहीं चल रही है तो क्या उसके टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकल पाएंगे? क्या जो पिंपल, जो एक्ने, इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं, क्या वो ठीक हो पाएंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक हो जाएगी? तो नहीं हो पाते। रीजन बिहाइंड दिस इज कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही सही से नहीं हो पाती। अब मूड स्विंग्स के अलावा दूसरे कौन से सिम्टम्स होते हैं? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। पेनफुल यानी कि एक होता है कि लाइट पेन हो जो बियरेबल पेन हो, एक होता है कि हैवी ब्लीडिंग एंड हैवी पेन। हैवी ब्लीडिंग भी है और पेन भी बहुत ही ज्यादा है, तो दोनों ही तरीके की चीजें आपको एक कंडीशन पे एक टाइम पे देखने को मिल जाए तो दैट इज हाईली अनबियरेबल थिंग। आपके लिए बियरेबल नहीं होती है वो चीज। आपको बैठने में तकलीफ होना, आपको खड़े होने में तकलीफ होना, आपको चलने में तकलीफ होना, आपको कमर में दर्द होना, इस तरीके के जो इश्यूज हैं दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। फीमेल के हार्मोन्स का इम्बैलेंस सबसे ज्यादा असर करता है उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल और उनके वेट के ऊपर सबसे भयंकर असर होता है, और हेयर के ऊपर। ये तीन ऐसी चीजें हैं जिन पर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भयंकर असर पड़ता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल सही तरीके से आपकी चलती रहेगी ना तो आपके एक्नेस, ना आपके पिंपल्स का इशू होगा। पीसीओएस का केस है, दैट इज दी अनदर कंसर्न। बट जिनको पीसीओएस नहीं है उनके लिए मैं बात कर रही हूँ कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होने वाली होती है तो उनके लिए कोई ना कोई इशू जब क्रिएट होते हैं तो उस केस के लिए आपके लिए ओवर बैलेंस सपोर्टिव है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई है उन प्रॉब्लम्स का क्या कि उस ड्यूरेशन में अगर किसी को प्रॉब्लम्स होती है, पेन हो रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, नंबर ऑफ थिंग्स कैन हैपन विद यू, एंड इवन इचिंग भी होती है, इरिटेशन भी होती है, जलन भी होती है बहुत सारी लेडीज के अंदर। तो ऐसे अलग अलग साइंस और सिम्टम्स मैंने सुने हैं जो कि एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में उन्हें अफेक्ट करते हैं। एंड इवन बीइंग अ फीमेल आई कैन ऑल्सो फील टू कि कौन कौन से तरीके के सिम्टम्स जनरेट हो सकते हैं एक फीमेल बॉडी के अंदर। नींद नहीं आती है उस ड्यूरेशन में बिकॉज यू आर ऑफ अनईज, आप अनईज हो। फर्स्ट और सेकेंड डे मोस्ट ऑफ द लेडीज आई हैव सीन कि उनके लिए सोना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनके सर में बहुत दर्द रहता है, उनकी बॉडी में बहुत पेन रहता है। तो क्या करा जाए इसके लिए? ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा अपने हार्मोन्स इम्बैलेंस के ऊपर फोकस करना है, और मेंसो बैलेंस जैसे चीज़ें जो कि इतने अच्छे हर्बल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर है उसके ऊपर फोकस करिए, जो हर्ब्स उसके अंदर डले हुए हैं उसके ऊपर फोकस करिए, जो डाइट आप लेते हो उसके ऊपर फोकस करिए। दीज ऑल आर मिथ कि आपको बहुत ठंडा खाना या बहुत गर्म खाना, ऐसा कुछ नहीं होता। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नॉर्मल प्रोसेस एंड कॉल इट अ पीरियड। वही वाली बात है जैसे मैंने बोला था, दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस, दिस इज अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस। तो आप उससे छेड़खानी क्यों करती हैं? आपको छेड़खानी क्यों करनी है? बहुत ठंडा खा ले हम कि हमारे पीरियड्स रुक जाएं, और बहुत गर्म खा ले हम कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हमारी होने लग जाए। इट शैल बी नॉर्मल होना चाहिए ये, इसमें किसी तरीके की छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। कि अगर मेरे को बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो एक ही अच्छा ऑप्शन है, मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ या मैं बर्फ़ वाला पानी पी लेती हूँ। इज दिस द एक्चुअल सोल्यूशन फॉर यू? क्या ये एक्चुअल सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का? नो, इट इज़ नॉट। हमें अपने उन कंसर्न्स पे फोकस करना है, उस न्यूट्रिशन वैल्यू पर फोकस करना है जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी लैक कर रही है। जब वो सही से मिलेगा ना तो आपको ये सब छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है कि ठंडा खा लें, बहुत गर्म खा लें। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। एक नॉर्मल प्रोसेस के ऊपर रहिए, नॉर्मल डाइट के ऊपर रहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग अपना मत चलाइए। अनटिल अनलेस यू आर नॉट इन अंडर ऑब्जर्वेशन तो एक्स्ट्रा अपना दिमाग मत चलाइए, ये रिक्वेस्ट है मेरी। किसी की भी बातों में आने से पहले अपनी बॉडी को पहले समझिए, क्योंकि हर एक इंसान की, हर एक फीमेल की बॉडी हर एक चीज़ के लिए
मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करती है। देयर आर पीपल जो कि दूध पीने से, लस्सी पीने से उनके पीरियड्स रुक जाते हैं। इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दैट तो आप उसे मत कंज्यूम करो, बट ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती का उसका कंज्यूम करना है क्योंकि आप पीरियड्स की एक्सेसिव ब्लीडिंग को कम करना चाह रहे हो। देयर आर नंबर ऑफ लेडीज जो ये बोलते हैं कि जब वो चावल खा लेते हैं तो उनके पीरियड्स का प्रॉब्लम हो जाता है, उन्हें उनके पीरियड्स रुक जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से दर्द होता है। देन बट वाई आर यू डूइंग दिस? आप क्यों कर रहे हो ऐसा? आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती है वैसा जैसे दूसरे की बॉडी करती है। तो अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट, अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड बी ऑन ए नॉर्मल डाइट। एक्सेसिव कुछ नहीं करना है और बिल्कुल नहीं खाने वाली कंडीशंस भी मत करिए। आपको मूड है आप 1 से 2 चम्मच खाइए, बट एक्सेस मत करिए। जितना एक्सेस हम करेंगे, दिस इज नॉट एक्चुअली द सोल्यूशन। सोल्यूशन इज ओनली दैट जब आप अपने हॉर्मोन्स के ऊपर फोकस्ड हो, जब आप उस कमी के ऊपर फोकस्ड हो जिस कमी ने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल को इतना पेनफुल बना दिया है कि आपको इतने इश्यूज होने लग गए हैं। आज से जब मैं 10 साल पहले की बात करती हूँ, जब एक टीनेजर हुआ करती थी मैं, और जब शायद मेरे साइकिल स्टार्ट हुए ही होंगे, तब के पेन और आज के पेन में वाई देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। क्यों इतना डिफरेंस है? Because somehow lifestyle, somehow we are lacking somewhere, somehow nutrition की habits जो है वो चेंज हो गई हैं। ये हैं एक्चुअली फैक्टर्स जो हमारे लिए पेनफुल मेंस्ट्रुएशन में कन्वर्ट कर रहे हैं कंडीशंस को। तो उन्हीं चीज़ों से हमें बचना है और उन्हीं चीज़ों से बचते हुए वी हैव टू फोकस ऑन हर्बल थिंग्स जो हमारी इस प्रॉब्लम को हर्ब्स के थ्रू सॉल्व करें। डू नॉट फोकस ऑन द थिंग्स जो आपके लिए एक टेम्परेरी सोल्यूशन निकाले। और नेवर एवर ईट पेन किलर्स ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन। एवरी डॉक्टर सेज एंड रिकमेंड दिस। अनटिल एंड अनलेस आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के ऑब्जर्वेशन में नहीं है, विदाउट कंसल्टिंग नेवर एवर ट्राई टू ईट पेन किलर्स। मैंने बड़ी सारी लड़कियां देखी हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हुआ करती थी जो पेन किलर खा लेते थे, मुझे भी सजेस्ट करते थे कि तुम पेन किलर खा लो बिकॉज यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ पेन। Okay, this is a natural process. I am having pain, then that there is no solution to have the painkiller. Painkiller खा के नहीं solution मिलेगा मेरे को, उल्टा नुकसान हो जाएगा। जिस प्रोसेस से मेरा साइकिल है, जिस प्रोसेस से आपका साइकिल है, वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाता है जब आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं बॉडीज के साथ। इसलिए मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेंसो बैलेंस वो ओवा बैलेंस से मिलते जुलते हैं, बट देयर आर 2-3 इंग्रेडिएंट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम ओवा बैलेंस। क्योंकि मेंसो बैलेंस है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर फोकस्ड है ये प्रोडक्ट डायरेक्टली। इसमें पहला ऐसा इंग्रेडिएंट है जो डिफरेंट है, विच इज पुत्राजीविक। पुत्राजीविक तरीके के सीड्स है, पुत्राजीविक नाम का प्लांट है ये। पुत्राजीविक बेसिकली आपके लिए यूट्राइन टॉनिक का भी काम करता है, यानी आपकी जो यूट्रस में डैमेज होता है उसके लिए एक टॉनिक की तरह है ये, जो आपके यूट्रस को स्ट्रेंथन करता है, आपके रिप्रोडक्टिव स्टाइल को, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। एंड पुत्राजीविक इज अ डिटॉक्सिफायर, एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है यूट्रस के लिए। तो जिनको भी ज्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में पेन बहुत सामना करना पड़ता है, दैट मीन्स कि टॉक्सिक लोड उनका काफी ज्यादा पाइल अप हो गया है, इकट्ठा हो गया है, तो उसका सोल्यूशन इज दिस कि मेंसो बैलेंस का ये जो इंग्रेडिएंट है दैट विल हेल्प यू टू गेट रीड ऑफ दीज टॉक्सिन्स। दिस इंग्रेडिएंट विल एक्ट एज अ डिटॉक्सिफायर फॉर यू। नेक्स्ट, हैवी ब्लीडिंग वाले केसेस को स्पेसिफिकली पुत्राजीविक प्लांट बहुत हेल्प करता है। जिनकी भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ना, उनके लिए दिस इंग्रेडिएंट इज वेरी सपोर्टिव एंड वेरी यूजफुल। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे बात कर लेती हूँ जो कि डिफरेंट है फ्रॉम ओवा बैलेंस, विच इज आंवला की, यानी कि एम्ब्लिका ऑफिशियलिस या फिर आंवला, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आंवला की वैल्यूज को बहुत हम लोग समझते हैं, बालों के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए दिस इज टू गुड, बहुत अच्छा है। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता कि कोई ऑल्टरनेट है कि आंवला की जगह ये खा लोगे तो आंवला जैसे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हाउ इट इज सपोर्टिंग, इट इज हेल्पिंग इन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी अगर आपको ऐसे इश्यूज हो रहे हैं, इरेगुलरिटी बहुत है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, तो आंवला इंग्रेडिएंट इज देयर
टू सपोर्ट यू इन रेगुलेटिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में सपोर्ट करता है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आ जाते हैं, अनंत मूल नाम का इंग्रेडिएंट है। आप देखेंगे अनंत मूल आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसका इंग्लिश में हेमिडेस्मस लिखा हुआ है नाम, हेमिडेस्मस नाम का नाम है ये। और अनंत मूल का सबसे ज्यादा फायदा होता है एक्सेस ब्लीडिंग वाले केसेस के अंदर। अनंत मूल एक्सेस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में सपोर्ट करता है। जब अनंत मूल बेस्ड इंग्रेडिएंट बेस्ड कोई चीज आप यूज कर रहे हो तो धीरे धीरे मंथ बाय मंथ यू विल ऑब्जर्व द चेंजेस कि जो आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग थी दैट विल बी कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसका है पेडालियम, आप इसे कह सकते हैं, जिसको बड़ा गोखरू हम हिंदी में बोलते हैं। गोखरू बहुत यूजफुल प्लांट है, गोखरू के बारे में आप बहुत सुनेंगे। जब भी आयुर्वेदा के बारे में कोई भी आप चीज सुन रहे होंगे, कोई वीडियो आप देख रहे होंगे या कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे होंगे तो गोखरू का नाम आपको जरूर मिलता है। और गोखरू स्पेसिफिकली वेजाइनल डिस्चार्ज में बहुत सपोर्ट करता है। तो यानी कि ल्यूकोरिया की जो इश्यूज होते हैं, ल्यूकोरिया जैसे इश्यूज के अंदर, वेजाइनल डिस्चार्ज जैसे इश्यूज के अंदर भी आपको मेंसो बैलेंस सपोर्ट करता है। दिस इज अबाउट द वुमेन हेल्थ एंड दिस इज अबाउट द टू प्रोडक्ट्स विच आई हैव कवर्ड, ओवा बैलेंस एंड मेंसो बैलेंस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब अगर आपको फिर भी कोई भी तरीके का डाउट रहता है कि ओवा बैलेंस किसको देना चाहिए, मेंसो बैलेंस किसको देना चाहिए, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ऑल ऑफ यू डू हैव माय नंबर, आपके पास है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगी कि क्या इशू है। और बट चीजें ये हैं कि आई हैव ट्राइड अ लॉट कि आज आप लोगों का ओवा बैलेंस और मेंसो बैलेंस के बीच का जो डिफरेंशिएशन है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सवाल आ रहे थे मेरे पास, ओवा और मेंसो किसको देना है किसको नहीं देना, ओवा और मेंसो किसको देना है किसको नहीं देना। तो ये आपका जो ये सेशन है उसमें सपोर्ट कर देगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबडी, स्टे सेफ, टेक केयर। कोरोना की जो सेकेंड वेव है दैट इज हाईली डेंजरस, इट इज ड्रास्टिकली अफेक्टिंग एवरीवन, सबको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है, जान पे आ गई है एकदम सबकी। आधे लोगों की जान जा रही है, आधे लोग वेंटिलेटर्स पे हैं, ऑक्सीजन नहीं है। तो अपनी इम्यूनिटी पर बहुत फोकस करिए, अपनी डाइट पर बहुत फोकस करिए। एज लिमिट मुझसे पूछी है किसी ने, एज लिमिट एज सच ओवा बैलेंस के साथ में कोई नहीं है। आप इसे टीनेजर्स से शुरू कर सकते हो। ओवा बैलेंस के लिए टीनेजर्स की एज सबसे सही है, यानी कि 12 से 13 के अक्रॉस की जो एज है दैट इज गुड टू हैव बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स, बिकॉज दीज टू आर डायरेक्टली रिलेटेड फ्रॉम फीमेल हेल्थ। और फीमेल हेल्थ जब वेजाइनल डिस्चार्ज जैसे या इश्यूज होते हैं या मेंस्ट्रुअल जैसे जो केस, जो नेचुरल प्रोसेस स्टार्ट होते हैं टीनेजर्स एज से होते हैं, तो उस ड्यूरेशन में दीज कैन बी यूज। बट हाँ, दिस इज नॉट फॉर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के ऊपर आप ये मत दीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ टीनेजर्स एंड अबव दैट एज, उसके ऊपर की कोई भी एज पे आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक देर आर नो अदर क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल। जो मेरा नंबर पूछ रहे हैं दे विल गेट माई नंबर। फेमिना शाह, क्या हम दोनों ही ले सकते हैं? हाँ, आप दोनों ले सकते हैं, बट अगर किसी को पीसीओएस का केस है तो ट्राई टू प्रेफर ओनली ओवा बैलेंस, ताकि आपकी बॉडी के अंदर पीसीओएस के रिजल्ट्स देखने में आपको हेल्प मिले। इसीलिए प्रेफर ओनली ओवा बैलेंस फॉर पीसीओएस केस, बट एज सच ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट द प्रेफरेंस फॉर गुड रिजल्ट विल हेल्प यू टू गेट द लीड। इसीलिए पीसीओएस का केस हो तो ओवा बैलेंस ही आप उसको रिकमेंड करो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन तो प्लीज आप टाइप कर दीजिए। ओके, सो आई थिंक देयर इज नो अदर क्वेश्चन। चलिए, टेक केयर, स्टे सेफ और कोरोना से अपने आप को बचा के रखिए। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। हैवी रेगुलर ब्लीडिंग होती है एज 49। अंकुर शर्मा, आप मेंसो बैलेंस दे सकते हैं उनको जिनको भी हैवी ब्लीडिंग का केस है। मेंसो बैलेंस विल बी बेनिफिशियल। ओके,
मेनोपॉज के केस में मुझे नीलम जी ने पूछा है, जब मेनोपॉज की कंडीशन हो जाती है तो उस टाइम पे आप ओमेगा दे सकते हैं उनको। ओमेगा इज वेरी मच सपोर्टिव फॉर दोज केसेस। ओमेगा का एएलए जो है, जब हम ओमेगा के बारे में स्टडी करेंगे तो उस टाइम पे आई विल शेयर कि ये बहुत सपोर्ट करता है फीमेल हेल्थ को। तो मेनोपॉज की जो कंडीशंस होती हैं उस टाइम पे आप ओमेगा 3 रिकमेंड कर सकते हैं, ओमेगा 3 ले सकते हैं वो। ओवेरियन सिस्ट के लिए स्पेसिफिकली ओवा बैलेंस पीसीओएस आई हैव टॉक्ड अबाउट श्वेता। और ओवेरियन सिस्ट होगी तो हमेशा ही ओवा बैलेंस, आई से ओवा बैलेंस यूज करने के लिए। थायराइड केस में अंकुर, थायराइड केस के लिए वी आर गेटिंग द डायरेक्ट प्रोडक्ट, बहुत जल्दी यू विल गेट द डायरेक्ट थायराइड बेस्ड प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट मंथ आई थिंक यू विल गेट, और सेजेस एंड सीज की आयुर्वेदिक रेंज जो आ रही है उसमें थायराइड बेस्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। प्रीति सक्सेना, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है मेन्यूपोज के ड्यूरेशन में तो ओमेगा सपोर्ट्स वेरी वेल। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून टुमारो विद द नेक्स्ट सेशन। और प्लीज स्टे ट्यून, क्योंकि रेगुलर हम लोग सेशन कर रहे हैं, इसको प्रमोट करना भी बहुत जरूरी है। बाय बाय एंड टेक केयर।